और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इस पर देखिए चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड यूपी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ देखिए चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आते हुए, अगर मैं यूपी की बात करूं तो क्या कुछ खास वहां पर चल रहा है? बिल्कुल भारती, अगर यूपी की बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, जहां हाई कोर्ट में वकीलों के लिए नए चैम्बर्स बनाए गए हैं और मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पे अनावरण करेंगे, फूल माला पहनाएंगे और उसके बाद से अगर बात कर लें तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ वापस आएंगे। वहीं हम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भी आज प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, जहां पे जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सीतापुर दौरे पे हैं और सीतापुर में अहिल्याबाई होलकर मूर्ति का वो भी अनावरण करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी की जो सरकार है, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो अहिल्याबाई होलकर के 30 शताब्दी जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से मना रही है। और जहां भी प्रदेश के जब विभिन्न जनपदों में जितने भी जनपद हैं, हर जनपदों में अपने कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम रखे, अपने नेताओं के, मंत्रियों के, तो एक बहुत बड़ा सम्मान अहिल्याबाई होलकर को उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो आज डीजीपी प्रशांत कुमार का सेवानिवृत्ति का दिन है। हालांकि अभी तक उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा, वो या रिटायर होंगे, इसकी अटकलें तेज हैं कि सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन अभी उस पर कुछ कन्फर्मेशन नहीं है आए हैं। देखना होगा कि डीजीपी प्रशांत कुमार की आज विदाई होती है या उनको सेवा विस्तार मिलता है। वहीं लखनऊ की बात करें तो दो आईआरएस के बीच में जिस तरह से आपसी केबिन में मारपीट हुई थी इनकम टैक्स दफ्तर में, वो मामला गर्माता जा रहा है और दोनों आईआरएस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। मौसम की बात कर लें तो आज जिस तरह से कल शाम को आंधी आई थी और बूंदाबांदी हुई थी, उससे विभिन्न कई जगहों पे पेड़ टूट कर गिर गए। तो गोमती नगर जैसा पास इलाका भी बिजली की किल्लतों का सामना किया। वहां की जनता, उपभोक्ता घंटों तक बिजली बाधित होने से काफ़ी परेशान रहे। वहीं अगर बात कर लें तो जिस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में भी 3 अपराधियों को मार गिराया है, तो अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात कर लें तो एक हफ्ते में एसटीएफ द्वारा 22 अपराधियों का सफाया किया गया है, एनकाउंटर किया गया है। तो कहा जा सकता है कि बेहतरीन कानून व्यवस्था बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, आम नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, निवेश का माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध दिख रही है और एसटीएफ के माध्यम से अभी भी लगातार अपराधियों, माफियाओं पे शिकंजा कसता दिख रहा है और उनके एनकाउंटर लगातार जारी हैं। ठीक है राघवेंद्र, आपने देखिए तमाम बड़े अपडेट्स बताए हैं। उन अपडेट्स से जुड़ी हुई खबरों पर ही और जानकारी और ज्यादा लेने मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन ईशा ठाकुर आपके पास आते हुए, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो क्या कुछ वहां पर अपडेट है और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऑपरेशन शील्ड करवाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, हालांकि ये 29 तारीख को होना था, उसके बाद किसी कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। आज अगर बात करें गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के अलावा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल करवाई जाएगी और साथ ही साथ ब्लैकआउट भी किया जाएगा। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 4 दिनों तक युद्ध चला, उस दौरान हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया वो पंजाब की सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर किया गया। तो ऐसे में बड़ा ही अहम है आज का जो ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। अगर हम अमृतसर की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो पाक सेना है उसकी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि किस तरीके से धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया जाए। इसके साथ ही अमृतसर एयरपोर्ट को भी निशाने में लेना चाहती थी पाक सेना, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से उनकी जो मंसूबे थे उससे कामयाब नहीं होने दिया गया। आज का जो ब्लैकआउट है अमृतसर की अगर बात करें तो वहां पर 8:30 बजे के बाद ये ब्लैकआउट रहेगा, 9 बजे तक आधे घंटे का ये ब्लैकआउट है। लेकिन जो गांव है वहां पर किसी तरीके का ब्लैकआउट नहीं होगा। साथ ही साथ अमृतसर एयरपोर्ट को भी छूट दी गई है। इसी तरीके से पंजाब के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल के साथ साथ
अब जो ब्लैकआउट है वो भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल की अगर बात करें तो जी शाम 5 बजे के बाद लगातार मॉक ड्रिल रात 9 बजे तक किया जाएगा, और इसके साथ ही अलग अलग समय में तय किया गया है कि ब्लैकआउट भी किया जाएगा, ताकि अगर पाकिस्तान आने वाले समय में किसी तरीके से हवाई हमला करता है या ड्रोन या मिसाइल से अटैक करता है तो समय रहते किस तरीके से बचाव किया जा सके, इसकी तैयारी अभी से ही शुरू की जा रही है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के सभी 22 जिलों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी शाम 5 बजे के बाद, और साथ ही साथ ब्लैकआउट भी किया जाएगा। तो पंजाब हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल होनी है और ब्लैकआउट होना है। और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 8 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा। मात्र ये 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा, ये IT पार्क और किशनगढ़ में होगा, और इस दौरान लोगों को बताया जाएगा। बिल्कुल ईशा, देखिए ये बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर मानी जा सकती है और इस पर तमाम अपडेट्स लेने के लिए वापस मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन राघवेंद्र जी आपके पास वापस आते हुए, देखिए यूपी में अगर आज देखी जाए तो तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर जो आपने कहा उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी हुए। हम ज्यादातर हम लोग शो जो करते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, लेकिन जो विपक्ष है उसकी तरफ से तमाम सवाल भी उठाए जाते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा है तो बार बार एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, उस पर जरा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल भारती, जिस तरह से 2017 में मार्च 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले, उसके पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, जिस तरह से संगठित अपराध बढ़ा हुआ था, जिस तरह से अपराधियों माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ था, जिस तरह से सरकारी नूजल की ज़मीनों पे कब्जे होते थे, गरीबों की ज़मीनों पे कब्जे होते थे, डॉक्टर्स इंजीनियर्स के अपहरण होते थे, उनके बच्चों की हत्याएं होती थीं, जिस तरह से सीएमओज की हत्याएं यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी। एक बेहतरीन कानून व्यवस्था के तहत ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 8 वर्षों तक काम करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे कि आज उत्तर प्रदेश एक निवेश प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। आज यहाँ से डर और भय का माहौल खत्म है, क्योंकि संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम STF ने किया। यहाँ पे जिस तरह से अपराधियों माफियाओं पे शिकंजा कसा गया, उनके एनकाउंटर्स हुए, जो सरकारी ज़मीनें वो लोग कब्जा किए थे या गरीबों की ज़मीनें कब्जा किए थे, सरकार ने उनको अपने कब्जे में लिया और गरीबों के लिए आवास बना कर दिया। हालांकि विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि ये चूजिंग एनकाउंटर हो रहे हैं और फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने भी एक बार हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन जितने एनकाउंटर्स थे कहीं कोर्ट में भी ठहरे नहीं, सारे एनकाउंटर सही पाए गए। और आज भी उत्तर प्रदेश की STF टीम ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पिछले एक हफ्ते में 22 लोगों के एनकाउंटर किए हैं। अगर हम पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक की बात कर लें, आज यहाँ अपराधियों माफियाओं का खौफ नहीं है, उनका इकबाल खत्म हो गया। इसी कारण हो गया है कि STF ने जिस तरह से संगठित अपराध को ख़त्म करने का काम किया, उनके मेन जो गैंग के सरगना होते थे उनका एनकाउंटर किया, उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, दुकानदार सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, आम नागरिक सुरक्षित है, नौकरी पेशा वाले लोग सुरक्षित हैं। आज यहाँ अपहरण एक उद्योग के रूप में नहीं चलता है, आज यहाँ हत्याएं नहीं होती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि छिटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन पूर्व समय में 2017 के पहले जिस तरह का संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, आज वो नहीं मिलता है। आज उत्तर प्रदेश एक निवेश प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। राघवेंद्र, देखिए मेरा सवाल पूछने की पीछे की जो वजह थी वो यही थी कि हम ग्राउंड जीरो की क्या हकीकत है उसको जान सकें, और बहुत बखूबी आपने बताया। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ दिल्ली से पल्लवी श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं। अगर पल्लवी मैं दिल्ली की बात करूं तो क्या कुछ बड़ी खबरें आज दिल्ली में नजर आ रही हैं? देखिए भारतीय, अगर बात करते चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बनी है। उसके बाद से लगातार सीएम रेखा के नेतृत्व में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज 100 दिन पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम रेखा के साथ उनके साथों कैबिनेट मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं, और जो आम जनता है उनको भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको लेके सीधा चले, अभी हमारी मौजूदगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, हम लोगों से बात करेंगे, जनता से सीधा रुख लेंगे कि आखिर 100 दिन में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम रेखा के नेतृत्व में क्या कुछ काम किया गया। तो मैम, पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मैं राज शर्मा, जिला नजफगढ़ जिला अध्यक्षा अभी नियुक्त हुई हूँ, और हमारी आज 100 दिन सरकार के, दिल्ली सरकार के पूरे हुए हैं, मात्र 100 दिन। और 100 दिन में दिल्ली की दिशा और दशा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, देखने को निरंतर मिल रहा है। काम करने वाली सरकार है, 100 दिन सेवा के
आज का यही हमारा उद्देश्य है। जो सीएम जी लेकर चल रही हैं, दिन रात हमारी कैबिनेट मंत्री हो, हमारी सीएम हो, आप देख रहे हैं सड़कों पे 24/7, एक मिनट का भी वो घर में आराम नहीं करती है। जहाँ देखती है साथ में उनकी कैबिनेट मंत्री, हमारे विधायक, हमारे एमपी सब खड़ा। चलिए, जिस प्रकार से और भी लोगों से बात करेंगे, जिस प्रकार से लगातार 100 दिन पूरे तो हुए हैं सीएम रेखा के, पूरे तो हुए हैं सीएम रेखा के, पर वहीं अपोजिशन पार्टी की बात कर ले, लगातार कांग्रेस की तरफ से, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमले वाली जुमला होता तो दिल्ली की जनता भाजपा को नहीं चुनती। 11 साल से केजरीवाल की जो जुमलेबाजी सरकार थी उसको 1 मिनट में उखाड़ के दिल्ली की जनता ने फेंक दिया। और आज जैसे हमारे जिला अध्यक्षा जी ने बताया, सड़कों पे काम दिखाई दे रहा है। जुमले की सरकार भारतीय जनता पार्टी का कभी आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना करना नहीं होता, ये काम करने वाली सरकार है। मोदी जी की नीति में चलती है, हम बोलते कम है करते ज्यादा है, वो वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जनता के मन में क्या कुछ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जिस प्रकार से 100 दिन पूरे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 100 दिन पूरे हुए हैं, जनता के मन में काफी हर्ष है, जनता खुश है। भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन के जो सेवा कामों को देखते हुए, और जैसे आरोग्य योजना हो गई, साफ सफाई। ठीक है पल्लवी, आपके पास वापस लौटेंगे। ईशा, आपके पास आते हुए, देखिए आज जो है मॉक ड्रिल होने वाली है ईशा, और जब भी मॉक ड्रिल की बात होती है तो पाकिस्तान की नींद जाग जाती है। पाकिस्तान एक बार फिर से डर में नजर आता है। लेकिन अगर मैं वहां के स्थानीय लोगों की बात करूं, जिन राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाली, खास तौर पर हरियाणा और चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है और तैयारियां कितनी ज्यादा अपर लेवल पर आपको नजर आ रही हैं? ईशा, देखिए, तैयारियां इसलिए भी की जा रही है ताकि भविष्य में किसी तरीके की चूक ना रहे। अगर इस तरीके का पाकिस्तान दोबारा से हिमाकत करता है हवाई हमले की, ड्रोन और मिसाइल के जरिए, उसने हमने देखा था कि बीते दिनों जो 4 दिनों तक युद्ध चला था उसमें ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की थी। और उसमें चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाने पर लेना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन उसके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो पाए। इसके साथ ही क्योंकि चंडीगढ़ के साथ अंबाला भी सटा है, हालांकि अंबाला हरियाणा में आता है, 70 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन दिखा था पाक का, और जो आर्मी एयरफोर्स स्टेशन है उसे वो निशाना बनाना चाहता था, लेकिन भारतीय सेनाओं की तरफ से उनके मंसूबे को पूरा होने नहीं दिया गया। लोगों से लगातार ये आग्रह किया जा रहा है कि जो दूसरी अफवाहें हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। प्रशासन और सरकारों की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उस पर ही ध्यान दे। और साथ ही साथ लोगों से ये अपील की गई है कि जो मॉक ड्रिल की जाएगी, साथ ही साथ जो ब्लैकआउट किया जाएगा, उस पर अपना पूरा सहयोग दे। देखिए, मॉक ड्रिल में तो जो प्रशासन है, उनके अधीन जो लोग हैं, उनकी तरफ से ही ये मॉक ड्रिल की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। सेक्टर 47 कम्युनिटी सेंटर में एक डमी सैनिक कैंप बनाया जाएगा और उसमें दिखाया जाएगा कि अगर सैनिक कैंप में किसी तरीके का हवाई हमला होता है तो किस तरीके से बचाव किया जाना है। लेकिन लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है ब्लैकआउट को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक भी किए गए थे वो रात के अंधेरे में किए गए थे। अगर इस दौरान कहीं बिजली जलती है तो अटैक करने में बड़ी ही आसानी दुश्मन देश को हो जाएगी। तो ऐसे में ब्लैकआउट के जरिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में लोगों को पहले ही बता दिया गया है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि लोगों का सहयोग भी कहीं ना कहीं मिला था, और ब्लैकआउट के जरिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसको चाहे चंडीगढ़ की जनता हो या पंजाब की जनता हो, वो फॉलो करते हुए नजर आई थी। और हरियाणा की जनता भी, और संवेदनशील पंजाब इस वक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीमावर्ती जो इलाका लगता है पंजाब का पाकिस्तान के साथ, 6 जिले लगते हैं, तो ऐसे में बड़ा ही संवेदनशील माना जा रहा है। ज्यादातर बड़ी मात्रा में ड्रोन जो है वो भी वहीं पर नजर आ रहे हैं, इसलिए चिंता का विषय तो है। लेकिन सरकार की तरफ से तैयारियां जिस तरीके की हो रही हैं वो भी एक बहुत सराहनीय कदम है। ईशा, आपके पास वापस आऊंगी। राघवेंद्र, आपसे छोटा सा एक कमेंट लेना चाहूंगी। कानपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आए थे और देखिए करोड़ों की विकास सौगातें जो है वो कानपुर को दी गई थी, और विकास की राह में अगर मैं बात करूं तो जो यूपी है वो नई ऊंचाइयां छू रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर निवेश करना चाह रही हैं, तो कितना बदल गया है अगर मैं विकास, आर्थिक विकास की दृष्टि से अगर यूपी को देखूं? छोटा सा कमेंट, उसके बाद पल्लवी के पास जाऊंगी।
बिल्कुल भारतीय जिस तरह से पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का प्रयास किया, उसी समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उसमें 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का सहयोग यूपी देगा और उसी की दिशा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 लगातार बड़े कार्यक्रम आयोजित करके अपराधियों माफियाओं का सफाया कर यहाँ पे एक निवेश का माहौल बनाया। वही कारण है कि आज नोएडा से लेकर गोरखपुर तक, गीडा से लेकर नोएडा तक, चारों तरफ हम चाहे बुंदेलखंड की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, अवध प्रांत की बात कर लें, हर जगह एक निवेश का माहौल बना। बड़ी बड़ी कंपनियां आईं, यहाँ निवेश धरातल पे उतरे और आज उत्तर प्रदेश एक निवेश प्रदेश के रूप में उभरा। रोजगार की असीम संभावनाएं बनी इस निवेश के माध्यम से। तो एक तरह से यूपी आज निवेश प्रदेश भी बना, बड़ी बड़ी कंपनियां आईं और रोजगार का माध्यम भी बना ये निवेश। और यही कारण है कि 1 ट्रिलियन इकानमी की तरफ यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई दिख रही है और यही 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था भारत के 5 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा सहयोगी बनकर उभरेगा। जी ठीक है पल्लवी, देखिए आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए भाजपा के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, मैं चाहती हूं उनसे एक बार बातचीत करें और बीच में बात छूट गई थी उसको पूरा करें। लेकिन देखिए आज रेखा गुप्ता जो है वो एक रिपोर्ट जारी करने वाली हैं 100 दिन की, उसके बारे में भी पूछें कि उस रिपोर्ट में क्या क्या होने वाला है। पल्लवी, देखिए भारतीय, अगर बात करते चले जिस प्रकार से सीएम रेखा के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाएगा उसमें स्पष्ट तौर पे था कि हम उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं और जनता से सलाह भी लेंगे कि हम आगे किस प्रकार से कार्य करें। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जब मैनिफेस्टो बनी थी इलेक्शन के दौरान, तब एक जनता के पास एक वैन जाता था, उस वैन में जनता अपनी बातें रखती थी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो गए, चाहे जितने भी कार्यकर्ता हो गए, वो सभी लोग जनता के पास जाते थे और उनके दुख की बातें सुनते थे और उस चीज़ को अपनी मैनिफेस्टो में लागू करते थे। तो उसी दौरान अब भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से दिल्ली में 100 दिन पूरे हुए हैं, इसको लेके आज जो रिपोर्ट जारी किया जाएगा उसमें जनता को बताया जाएगा कि अभी तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कार्य किया है। इन सभी चीजों को लेके जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ में जिस प्रकार से हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से 100 दिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारी सरकार ने आने से पहले जो वादे किए और आपने देखा जो मंत्रिमंडल ने कहा था कि दिल्ली में कोई भी गड्ढा नहीं रहेगा, कहीं भी मेन सड़कों पे कोई गड्ढा नहीं मिलेगा। और जिस तरह आयुष्मान भारत की बात हो तो 10 साल बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही संजीवनी का जो काम किया, आते ही सरकार ने हमारी सबसे पहले बुजुर्गों को यह सम्मान देकर के यह आयुष्मान कार्ड बना दिया और लोगों को हेल्थ की सुविधा दी, जिससे कि हमारे बुजुर्ग बहुत ही प्रसन्न है और किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आज कई घरों में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कई लोग बुजुर्गों को छोड़ करके सेवा नहीं कर पाते, लेकिन सरकार उसको सेवा करने के लिए तैयार हो गई और 10 लाख का आयुष्मान कार्ड बना करके यह जाहिर कर दी कि उनकी बैसाखी सरकार खड़ी है। जिस तरह से आपने देखा रेखा जी आज रात में 11 बजे हो 10 बजे हो सड़कों पे घूमती रहती है। हर जगह आपने देखा कि जो कूड़े की व्यवस्था है उसको कैसे हटाया जा रहा है, जो कूड़े का ढेर है उसको कैसे हटाया जा रहा है। और ऐसे कई कार्य हैं सरकार के द्वारा, जैसे आपने देखा जमुना सफाई की बात हो और जिस तरह जमुना सफाई हो रहा है, जिस तरह साइबी रिवर हमारे रिजर्वगढ़ में सफाई हो रहा है, हर जगह मशीनें खड़ी है। आने वाले मुझे लगता है 1 साल के बाद जमुना में हम लोग जिस तरह गंगा में स्नान करते हैं उस तरह स्नान करेंगे और जमुना में पूजा करेंगे। जिस प्रकार से आपने भी सुना, जो लोग उपस्थित हैं उनका साथ। ठीक है पल्लवी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अब राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ संवाददाता। राजकुमार, आपके पास आते हुए अगर आज की दृष्टि से देखें तो देश में कौन कौन सी बड़ी और अहम खबरें आपको नजर आती हैं? देखिए भारती, आज की देश की सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे और मध्य प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात वो देंगे। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजना को वर्चुअली वो उद्घाटन करेंगे और ये आज बड़े फ़ख्र की बात है वहाँ की जनता के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो वक्तव्य था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सही समय पे सही जो चोट है वो दी जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का एक जलवा जलाल किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हमारे 66 सांसद 33 देशों की यात्रा पर हैं और लगातार वो वहाँ पर पाकिस्तान की जो करतूत है, आतंकवाद की जो रीढ़ है, उसकी रीढ़ को तोड़ने का जो काम किया है, तो पूरी दुनिया में निश्चित तौर पर भारत जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है।
चौथी आर्थिक जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बन गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का ही ये परिणाम है। 11 साल उनके पूरे हो रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर देखिए 2 दिन के दौरे पर थे, पहले बंगाल गए, बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश आए और आज वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। तो ये जो दौरे हैं, इन दौरों के दौरान जो जनता है, जो लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा करने की जो योजना है, उस योजना के तहत काम किया जा रहा है और सरकार अपनी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जनता के बीच में लेके जा रही है। अगर बात कर लें तो कल जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रांत जो हमारा एयरपोर्ट है, जो हमारा युद्ध पोत है, उस पर जाकर एक भाषण दिया था कि शब्दों की बड़ी महत्वता होती है। उन्होंने कहा कि अभी तो वार्म अप हुआ है, मतलब अभी तो कुल मिला के जो हिंदुस्तान की जो सेना है उस सेना का शौर्य अभी बाकी है। तो स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान जो है एक नए हिंदुस्तान की तरफ हम अग्रसर हैं। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने की जो रणनीति है, उस रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, तमाम उनके मंत्रालय उस पर लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात कर लें तो इस समय कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि शायद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नया कार्यालय उनका बन गया है। लेकिन नए कार्यालय में कल उनकी पहली बैठक हुई राहुल गांधी की अगुवाई में, और तमाम जो रणनीति हैं, जो गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, मुझे लगता है कि वो शायद बयानबाजी के आसपास रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन पर डटे हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन भी जुड़ गए हैं। अजहर, आपके पास आते हुए देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तब से सबकी नजरें जो है वो जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई है और खासतौर पर पर्यटन को लेकर तमाम तरीके की बातें कही गई हैं कि पहलगाम हमले के बाद पर्यटन में बड़ी ही कमी जो है, धीमी गति हुई है। तो क्या अब फिर से पटरी पर गाड़ी लौट रही है या अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा? ग्राउंड जीरो पर क्या है हकीकत? देखिए, इस आपका जो क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं अपडेट कराना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो एंटी टेरर एक्टिविटीज जो है, एंटी टेरर के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आज एक बार फिर जो है लगातार त्राल के एक क्षेत्र में जो है इंटेलिजेंस से एक वहां पे सूचना मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलके इस इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया है और मेन रोड जो अवंतीपोरा और त्राल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट उनको सील कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। आपको ये भी बता दूं, कुछ एक दिन पहले इसी इलाके से जो है इंटेलिजेंस मिली थी, रिपोर्ट मिले थे कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए। इसी तरीके का कैसू चला था जो तकरीबन जो है 7 से 8 घंटे तक जो ये ऑपरेशन चला। लेकिन अभी भी जो कैसू चल रहा है वहां पे, यानी सर्च अभियान चल रहा है। मिलिटेंटों के जो अभी छुपे मिलिटेंट हैं वो वहां पे छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया है। तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिया है। जहां पे आपके प्रश्न का सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम देख रहे हैं कि लगातार एक तो ऑपरेशन चल रहा है, दूसरा कि ऑपरेशन शील्ड भी यहाँ पे चल रहा है। जिस तरीके से मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया कि आज शाम के तकरीबन 8 बजे के बाद जो है एक तो ब्लैकआउट रहेगा, जो 15 से 30 मिनट तक जो है ब्लैकआउट रहेगा। और उसके साथ साथ जो मॉक ड्रिल, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पर्टिकुलरली जो एलओसी के सटीक वाले इलाके हैं वहां पे मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पे अनंतनाग, अवंतीपोरा, श्रीनगर, कुपवारा, बारामूला और इसी तरीके से जो जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पे ये मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। और आधे घंटे से 15 से 30 मिनट तक ये ब्लैक आउट भी रह सकता है। और जहां तक टूरिज्म का ताल्लुक है, वाकई तौर पे जब पहलगाम के बैसरन का जो एपिसोड होता है जिसमें निहत्ते सैलानी की जो कत्ल किया जाता है, तो उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो दचका लगा है वो टूरिज्म को लगा है, जिसमें काफी सारे पूना वालीज है, होटल वालीज है, उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ की प्रशासन जो है, चीफ मिनिस्टर खुद इसमें लगे हुए हैं किस तरीके से ये रिबिल्ट हो जाए। लेकिन एक और कोशिश जो है सेंटर की जानिब से यह है कि अब सेंटर से कुछ एक जो मिनिस्टर है, सेंटर से जो मिनिस्टर है वो अब पर्यटन स्थलों पे जाएंगे, वो वहां पे देखेंगे और ये पूरे देश को भावना कराना चाहते हैं कि अब कश्मीर में वो सिचुएशन नहीं है, सिक्योरिटी सूरत हाल बिल्कुल
क्लियर है। और उसके बाद में ये भी आशंका लगाई जा रही है कि सेंटर की ओर से कुछ एक ऐसी हस्तियां भी आ जाएगी जिसको लेके जो यहाँ का वातावरण है, जो टूरिज्म का वातावरण है, वो कहीं ना कहीं उसको दचका लगा है, उसको रिबिल्ड करने में ये कोशिश जारी है। और इसके साथ साथ अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग जो है पहलगाम में आयोजित की और उसके बाद में जो है गुलमर्ग में अंजाम थी, और शाम के समय फिर साइकिल राइडिंग करना अपने फैमिली के साथ में, ये चीज ये दर्शाता है कि सिक्योरिटी के जो यहाँ पे कड़े इंतजाम है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा जो है एक बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और यहाँ उसको लेके भी जो गृह मंत्री है ऑलरेडी 2 दिन के दौरे पे थे, जो कल परसों जो पहले जम्मू आए, वहां पे अमरनाथ यात्रा का एक जो है तफसीली रिपोर्ट लिया, सिक्योरिटी सिनेरियो का रिपोर्ट लिया, और उसके बाद में कल दिन भर वो LOC के क्षेत्र वाले जो पुंछ में जहाँ पे भी इफेक्टिव वाले एरिया थे वहां पे उसने दौरा किया, और साथ ही साथ उन परिजन से मिले जिनके व्यक्ति जो है इस क्रॉस फायरिंग में मारे गए। ठीक है, बाकी टूरिस्ट को लेकर मैं वापस आऊंगी और वापस आपसे सवाल करूंगी, लेकिन पल्लवी आपके पास आते हुए, देखिए गर्मी बहुत है और इतनी गर्मी में भी आप जो है खबरें पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, ये बहुत सराहनीय है। पल्लवी, अगर मौसम की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से की गई हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कई इलाकों में जो है पानी की समस्या दिल्ली में खासतौर पर देखी जाती है। जी भारती, अगर बात कर लें जैसे ही इस समय बात करते चले अधिकतम तापमान की, तो यहाँ पे 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की जाती है। वहीं अगर बात करते चलिए, अगर न्यूनतम तापमान यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहती है। और ये जो जून जुलाई का महीना होता है, इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को पानी की भी समस्याएं सबसे अधिक होती हैं। तो इसको लेके सीएम रेखा के नेतृत्व में 111 ऐसे टैंक चलाए गए हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगी और जनता को पानी भी पिलाएंगी। साथ में अगर बात करते चलिए, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार भी इसको लेके पानी पे बात करती हुई दिखाई दे रही है, और लगातार जो है मौसम विभाग की भी तरफ से जनता को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बहुत जरूरत हो तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली का मौसम का मिजाज भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी बारिश हो रही है तो कभी बारिश हो रही है तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी भी दिखाई दे रही है। इसको लेकर जल भराव से भी लोग काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पर्यावरण मंत्री हैं, PWD के जो मंत्री हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे और नालियों को भी साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर बात करते चलिए, जिस प्रकार से अभी गर्मी है तो इसको लेके येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि दिल्ली वालों को इससे राहत मिले, और लगातार डॉक्टर की भी तरफ से एडवाइजरी दी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी के साथ साथ दिल्ली में अगर अभी बताते चले आपको, कोरोना की जो महामारी है वो फिर से दस्तक दे चुकी है और 294 ऐसे मामले हैं जो दिल्ली में दर्ज कराए गए हैं। तो इसको भी लेके लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। जो जितने भी डॉक्टर हैं वो लगातार करती हुई दिखाई दे रही है, और जो दिल्ली सरकार है वो भी जनता को एडवाइस कह रही है कि वो बहुत आवश्यकता हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी है और गर्मी के साथ जिस प्रकार से कोरोना ने भी दस्तक दी है, इसको लेकर लगातार दिल्ली वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली में अभी 100 वर्ष जो कंप्लीट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, इसको लेकर लगातार लोग जवाहरलाल नेहरू चलिए ठीक है पल्लवी, आपके पास वापस लौटूंगी। राजकुमार, आपके पास आते हुए, देखिए आज की अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के दौरे तो हैं ही, लेकिन मॉक ड्रिल भी एक बड़ी खबर है। और दोबारा से मॉक ड्रिल अगर भारत कर रहा है तो इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए भारती, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पे जाकर मुलाकात की और निश्चित तौर पर उनके आंसू पोंछने का प्रयास किया, तो पूरा देश जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो स्टेटमेंट है, देखिए नेता जो होते हैं उनके कहीं ना कहीं शब्द जो होते हैं, जो उनके भाषण होते हैं, वो एक मैसेज देते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी सही समय पे सही जगह पर जवाब दिया जाएगा। ये जो एक सेंटेंस है, इस एक सेंटेंस के बहुत बड़े मायने हैं। रक्षा मंत्री बयान देते हैं कि अभी वार्म अप हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर 140 करोड़ की आबादी का देश है हिंदुस्तान, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्योंकि बहुत निशंस सत्ता थी
26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, एक नेपाली नागरिक था, और धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। और एक जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद के 9 ठिकानों को जिस तरीके से केवल 25 मिनट के जो ऑपरेशन है उसके अंदर नेस्तो नाबूद किया और मारकर वापस आ गए। देखिए, और ये जो पूरी कार्रवाई है, कोई भी कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के ना किसी एयरबेस पे की गई थी, ना किसी उनके सैन्य ठिकाने पर की गई थी, ना किसी नागरिक क्षेत्र में उनके की गई थी। केवल उन्हीं टारगेट किया गया, उन्हीं जहाँ पर आतंकवाद को पलवित पोषित करने के लिए आतंकवादी जो है वो तैयार किए जा रहे थे, जो कमांडर तैयार किए जा रहे थे भारत को अस्थिर करने के लिए और धर्म पूछ के मारने वालों को ट्रेनिंग दे के भेजा जा रहा था। केवल उन्हीं 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया और उसके बाद केवल 15 मिनट की कार्रवाई हुई भारतीय वायुसेना की तरफ से, और 15 मिनट की भारत की वायुसेना की जो कार्रवाई थी उसने अमेरिका को निश्चित तौर पर एक मैसेज करने के लिए प्रतिबंधित किया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घुटनों पर आ गए, पाकिस्तान पूरे घुटनों पर आ गए। आज पूरी दुनिया में सिंधु पानी नहीं मिल रहा है, मतलब कुल मिला के आप ये देखिए कि घुटनों पर खड़े हैं, आतंकवाद से जूझ रहे हैं, आतंकवाद को कोशिश कर रहा है राजकुमार की जो युद्ध है वो अभी खत्म नहीं हुआ है आतंकवाद के खिलाफ। ये बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देखिए, एक बात और देखते हैं हम, ट्रम्प बार बार ये क्यों कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया, जबकि भारत की तरफ से जवाब दे दिया गया है। क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पर, देखिए जिस तरीके से पूरी दुनिया को अगर इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय अगर देखें हम, तो हर दिन अपडेट दिया गया सेना की तरफ से। आधिकारिक तौर पर विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किया गया। हमारी सेना की जो 2 बहुत शानदार जो कुल मिलाकर अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर बहुत सधे हुए शब्दों में पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की मीडिया के जरिए तमाम जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में जो गतिविधियां चली हैं, उस दौरान जो भी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को पूरा पब्लिक डोमेन में रखा। और ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में अपने तरीके का एक अलग तरीके का कीर्तिमान है कि दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एक बार सुबह बताया जा रहा है और एक बार शाम को बताया जा रहा है, कि मतलब 4-4, 5-5 घंटे का अगर अपडेट पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि 140 करोड़ की आबादी का देश है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का भी स्वाभिमान जो है वो जिंदा रखा जाएगा और पूरी दुनिया में निश्चित तौर पर हम महाशक्ति बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भाषण हैं, उन भाषणों को देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है कि हमें अगर आत्मनिर्भर होना है तो हमें निश्चित तौर पे स्वयं पोषित होना होगा, अपने हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ों को उपयोग में लाना होगा। भारत बिल्कुल जबरदस्ती ट्रम्प जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है इस पर भी एक करारा जवाब जो है वो जरूर मिलेगा। बिल्कुल राजकुमार, आपके पास वापस लौटूंगे। अजर, आपके पास आते हुए, देखिए जब भी मॉक ड्रिल की बात होती है तो वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं ना, उनमें बड़ी हिचकिचाहट देखी जाती है जब भी ऐसी चीजें होती हैं। तो अगर मैं स्थानीय लोगों की बात करूं तो क्या है उनका रिएक्शन? मॉक ड्रिल के हवाले से अगर ऑपरेशन सिंदूर जब चला तो उसके बाद में जब ब्लैकआउट हुआ था, कुछ एक दिनों तक जब ब्लैकआउट दिया था, हम ग्राउंड जीरो पे थे। हम लगभग रात के 12-1 बजे तक हमारा टीम जो था ग्राउंड जीरो पे था। तो उस समय भी हालांकि उस मॉक ड्रिल जो है ये पहली बार हमने देखा प्रोसेस पर, पर्टिकुलरली गाड़ी के सचिव वाले जितने भी इलाके, एलओसी के सचिव वाले इलाके थे, वहां पे ये पहली बार इस तरीके के जो प्रोग्राम है या इस तरीके का जो मॉक ड्रिल है कि किस तरीके से अगर जंग की स्थिति पैदा होती है तो किस तरीके को अपने आप को तैयार करें। पर्टिकुलरली जब रात के समय ब्लैकआउट हुआ और ब्लैकआउट के समय जब एक तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा तो कहीं पूरे जो घाटी के साथ साथ पूरे जम्मू क्षेत्र में इसको लेके काफी चिंताजनक, तो काफी लोग जो है बाहर आए और जो है अपडेट देते रहे सोशल मीडिया पे कि किस तरीके का क्या है। लेकिन उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या सोशल मीडिया के दौरान ये कहा गया कि ये मॉक ड्रिल है, ये बाकी चीजें हैं, तो उसको लेके फिर अभी जो आज की डेट में जो मॉक ड्रिल होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी आज की डेट में लोग तैयार है, क्योंकि इसमें काफी सारे जो एजेंसियां हैं वो ये मॉक ड्रिल करवा रही है, जिसमें एनडीआरएफ टीम है, एनसीसी है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। वो पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चों में ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको ये डिफेंस करवाना है।
तो आपको मैं एक और अपडेट बताना चाहता हूँ यहाँ पे मौसम के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे थे कई एक दिनों से पूरी घाटी और जम्मू क्षेत्र में जो तपती हुई गर्मी थी उससे जो है यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। हम देख रहे हैं कि आज भी जो पूरी रात जो पूरी घाटी में बारिशें हुई, हालांकि जम्मू क्षेत्र में जो सुबह 7 से 8 बजे जो है बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन रात पर वहां पे तेज हवाएं रही। तो इसके साथ साथ अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, घाटी की क्षेत्र की बात करें, तो घाटी के अपर रीचस में जो है बर्फबारी देखने को मिली, जिसमें मगर रोड के पीर की गली वहां पे भी बर्फबारी हुई। इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा गुरेज इलाके में भी बर्फबारी देखने को मिली। एक तरफ से सुहाना मौसम जिसे हम कहेंगे वाकई तौर पे आज की डेट में घाटी को मिल रही है, लेकिन दूसरी जानिब से अगर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का माने तो उनका कहना है कि अगले 24 घंटे तक ऐसे मौसम जो तेज हवाएं और उनके साथ साथ बारिशें हो सकती है। फिलहाल अगर हम इसी बारे को NH-44 लगातार जो है ट्रैफिक ठीक है सर, आपके पास वापस लौटूंगी और राजकुमार आपके पास आते हुए देखिए आप बात उसकी कर लेते हैं जिसकी चर्चा पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, बीजेपी के उस अभियान की जो वो अहिल्याबाई होलकर को लेकर कर रही है राज्य दर राज्य। हम देख रहे हैं आज 300वीं जयंती है अहिल्याबाई होलकर की और देखिए बीजेपी जो है उसने पिछले दिनों लगातार अभियान किया है। हर प्लेटफॉर्म पर अहिल्याबाई की तस्वीर के साथ बड़े बड़े नेता जो हैं वो नजर आए हैं और अहिल्याबाई के इतिहास को भी अगर हम देखें तो उन्होंने जात से बढ़कर धर्म का साथ दिया था। सनातन धर्म को फैलाने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कोई भी मंदिर अगर आप देखते हैं तो वहां पर अहिल्याबाई का सरोकार, उनका समर्थन जरूर नजर आता है। तो इससे बीजेपी क्या प्रूव करना चाहती है? क्या ये सिर्फ एक सम्मान है? क्योंकि देखिए विपक्ष जो है बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देता है जब वो इस तरीके का कार्य करता है, क्योंकि बीजेपी को भी ये माना जाता है कि वो भी धर्म की राजनीति करती है। देखिए भारती, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले बस केवल चंद मिनटों में केवल हिंदुस्तान की बात बताने का प्रयास करूंगा। मैं कल एक अखबार में खबर पढ़ रहा था और निश्चित तौर पे एक 12 साल का बच्चा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला इसके दौरान अपने घर से चाय बनवाकर, बर्फ के टुकड़े ले जाकर, लस्सी ले जाकर, बिल्कुल राजकुमार, और एक खबर हमने प्रमुखता के साथ दिखाई भी थी नेटवर्क 10 पर और वाकई ये सराहनीय है। सैनिक जो तैनात थे, तो ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान है जहाँ 10 साल का बच्चा भी जो है उसके अंदर एक आत्मविश्वास बनता है। अब इसी से रिलेटेड आपका ये सवाल का जवाब जो है वो मिल जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए तकरीबन 2 लाख महिलाओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश में, और उनका सीधा मकसद ये है कि बिना मातृशक्ति जो है किसी भी आज तक का जो भी आंदोलन हुआ हो, चाहे वो देश में आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधी आबादी बनती है निश्चित तौर पर। और ये अहिल्याबाई जो है उनका भी अगर व्यक्तित्व पूरा देखा जाए तो निश्चित तौर पे मुफलिसी में जीने वाले गरीब और एक तरह से असहाय लोगों की जो सहायता कर कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का जो जज्बा रखते हैं, वही लोग अहिल्याबाई बनते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व के साथ हमें कहीं ना कहीं जीने की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का दावा अपने आप को करते हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का दावा, क्योंकि देखिए जब चुनाव का दौर होता है तब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के मैदान में जाती हैं, जनता का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपनी राजनीति करने का अलग तरीका है। वो मतलब 24 घंटे राजनीति करते हैं, 24 घंटे के अलावा 365 दिन वो चुनाव मोड में होते हैं। पिछले एक पखवाड़े में जिस तरीके से जिले में मंडल स्तर पर जाकर ये कार्यक्रम आहूत किए गए हैं और देवी अहिल्याबाई की जो जन्मस्थली है, जो मतलब जो उनका जन्म का जो एक तरह का उनके जो उनकी कार्यशैली रही है, जो उन्होंने अचीव किया है अपने जीवन में, उसको एक कार्यकर्ता को और कार्यकर्ता के माध्यम से एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को कहता भी है कि उनका जो राजनीति करने का तरीका है वो आम आदमी के हित के लिए है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक अहिल्याबाई जैसी देवियों के कार्यों को ले जाकर उन्हें कहीं ना कहीं सशक्त करना जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति का हिस्सा मानती है। अगर ये जो अभियान है एक पखवाड़े का, अगर इसका पूरा निचोड़ देखें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से संबोधन देंगे, उनके संबोधन पर मुझे लगता है कि सबकी निगाह रहेगी। बिल्कुल राजकुमार, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अजहर, आपके पास आते हुए देखिए मॉक ड्रिल की बात तो हो गई, लेकिन पर्यटन पर आपका क्या कहना है? पर्यटन को ग्राउंड जीरो पर आप कैसे देख रहे हैं?
कि वाकई तौर पे जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद में ना के बराबर जो पहलगाम जो सबसे बिजेस्ट जो टूरिस्ट स्थल था पहलगाम या गुलमर्ग, वहां पे ना के बराबर जो वहां पे टूरिस्ट वो आते थे। लेकिन कुछ एक दिनों से जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोशिश रही, उनकी भी कोशिशों की वजह से आज की डेट में तकरीबन 48 के करीब जो पर्यटक स्थल है वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद में जो मेन पर्यटक स्थल है जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम या डल लेक या बाकी निशात, शालमर जितने भी पर्यटक स्थल थे वहां पे ना के बराबर टूरिस्ट थे। लेकिन उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल की वजह से और जिस तरीके से मीटिंग पे मीटिंग ली गई और जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी जो है यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरी तरीके से रिव्यू मीटिंग लिया, जो उसके बाद में कहीं ना कहीं अभी जो टूरिज्म का जो फ्लो है वो धीरे धीरे अभी बढ़ना शुरू हो गया। रिसेंटली जो गंडोला, जो गुलमर्ग का गंडोला था, हालांकि उसमें हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी वहां पे बनाया, तो उसके बाद में वहां से भी अब धीरे धीरे उसको भी बंद कर दिया गया था, लेकिन वो भी अब खोल दिया गया और धीरे धीरे अब टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमने देखा कल एक वीडियो जो वायरल हुआ था, तो कश्मीरी पंडित है, उन्होंने भी एक नारा दिया कि कश्मीर चलो, जिसमें काफी सारे होटलियर्स और बाकी चीजें जो है वो सामने आ रहे हैं और इस पर्यटन स्थल को फिर से वापस रिबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे मुंसलिक जो है, जो कश्मीर का बैकबोन है, जो बिजनेस है, वो तो या तो टूरिज्म है या इसके बाद में जो यहाँ का एप्पल है, इन्हीं दोनों चीजों पे मुनस्सिर है। और इन दोनों चीजों को काफी जो है इस अटैक के बाद जो है वो असर हुआ है। और साथ ही साथ इसके बाद में अगर हम देखेंगे कि एलओसी के सटीक वाले इलाके, जिस तरीके से गृह मंत्री खुद गए वहां पे पूरे प्रशासन को लेके, एलजी को लेके वहां पे, उन्होंने वहां से प्रियजनों से मिले, उनको रिहेबिलिटेट करने का जो है वहां पे टैक्स भी तकसीम किए और उनके जो परिजन है उनमें नौकरियां भी उन्होंने फराहम की है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी रिबिल्ड करने में, इस टूरिज्म को रिबिल्ड करने में जो है कोशिशें जारी है। तो बिल्कुल अजहर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, विश्वास बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा और सरकारों को विश्वास दिलाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं जागेगा जनता में, जनता वहां पर नहीं आएगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।